सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने एक पौधे को पानी लगाया, पौधा लगाया, तो लगा कि जैसे तमाम रंजिशें दूर हो गई हैं, वो जो रिफ्ट्स और क्रैक्स का जिक्र किया जा रहा था वो हील हो गए हैं। लेकिन आज की समाज से अंदाजा हो रहा है कि वो क्रैक्स अभी बरकरार हैं, वो खलीज बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल रिहान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि वो तमाम के तमाम जो फासले थे वो बरकरार हैं, बल्कि फासले बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए। वो एक पौधा लगाने के बाद जो है वो लोग ये तासुर मिला शायद कुछ लोगों को, वो समझ रहे थे कि शायद ये फासले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फासले बरकरार हैं और वो पौधा भी मुरझा चुका है। दूसरी बात अगर हम करें तो आज जो हुआ ये नविश्ता दीवार था, ये साफ जो है वो होता दिखाई दे रहा था। लेकिन एक किस्म की जो है वो जो जुडिशल पॉलिटिक्स हुई, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो जो एप्लीकेशन आई थी सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, तो उसमें शामिल किया गया बेंच में, 9 मेंबर बेंच में। और फिर आज वही हुआ जो होना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि पहले ही गुज़िश्ता कई हफ्तों से बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे बल्कि चैम्बर वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो उस बेंच में नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने जो बेंच आज बैठा था इसी बेंच को उन्होंने कहा कि ये बेंच नहीं है, ये जो है इल्लीगल जो है वो बेसिकली उन्होंने इसको बेंच करार दिया, गैर आईनी गैर कानूनी अदालत करार दिया। तो एक किस्म की ये चार्जशीट की उन्होंने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल हैं उनको और उनके लाइक माइंडेड जजेस को। तो आज जो एक बैड टेस्ट के साथ जो है वो वहाँ से उठे जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और उन्होंने तमाम के तमाम जो उनके साथ हुआ वो तमाम की तमाम चीज़ें वो दोहराई। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पहले ही वक्त के साथ साथ रिपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा हसन अयूब साहब, बावजूद इसके कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूरी जज है, इसके बावजूद चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल अपने साथ उनको बेंचेस पे बैठाना पसंद नहीं करते थे, और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बहुत सारे बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे। आज जब उनको शामिल किया गया, गुज़श्ता रात जब कॉज लिस्ट सामने आई और उसमें देखा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे, तो बड़ा हैरानकुन भी था, एक तरह से खुशाइन भी लग रहा था कि शायद वही खलीज कम हो गई है। उमरता बंदयाल साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद का नाम इस बेंच में शामिल किया है, लेकिन क्या समझा जाए कि ये नाम शामिल करना बेंच की तश्कील बदनीयती पर मबनी थी? देखिए ये शरारत से जिससे जो है ना तशबीह दे रहे हैं लोग इसको, लोगों ने कहा कि ये शरारत थी क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा को नामजद कर दिया गया है चीफ जस्टिस और विद इफेक्ट फ्रॉम 17 सितंबर। तो उसमें उन्होंने वो चाहते थे कि इनको और जो इस्टेब्लिशमेंट है इनको आमने सामने ला खड़ा किया जाए। लेकिन जो इसके अलावा और जो बुनियादी तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी, लेकिन आज देखें कि उन्होंने बड़ा जो है, अगर ये चीज़ अगर मैं महसूस कर रहा था, आप लोग महसूस कर रहे थे और ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग महसूस कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर जो ये 2 सीनियर जजेस हैं इन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप जो है वो एक एक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, एक एक्ट के ऊपर के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं आप उनको जो है वो मंजूर कर सकती हैं, लेकिन उसको जो है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर के ऊपर उसको लंबा नहीं छोड़ सकते। अगर आपने स्ट्राइक डाउन करना है उस एक्ट को, कानून को ख़त्म करना है तो करें, और अगर नहीं करना तो फिर वो कानून है। अच्छा, तासुर ये है कि जवाबी हिकमत अमली के तौर पर कल इस बेंच की तश्कील हुई है। जवाबी हिकमत अमली उस स्ट्रैटेजी के रद्द-ए-अमल में है कि जिसके तहत हुकूमत ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को 3 माह पहले ही चीफ जस्टिस नामजद करके, उनका जो नामजद तो वो ऑलरेडी है लेकिन वो नोटिफिकेशन पर सदर ममलिकत से दस्तखत भी कराए गए हैं। मतलब क्या ये गैर मामूली अमर था? जस्टिस सुब्रता बंदयाल और उनके लाइक माइंडेड जजेस जिनको कहते हैं उनके लिए गैर मामूली था, अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो जाएगा? देखिए ये सोच तो पहले मौजूद थी, इससे भी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ये नोटिफिकेशन होने जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो थोड़ा सा सोच विचार हुई, सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया। लेकिन आपको बताऊं कि माजी में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे जो चीफ जस्टिस, उनको बतौर चीफ जस्टिस जो नामजदगी थी वो 6 माह पहले हुई थी, और ये तो अभी पूरे जो है वो 3 माह भी नहीं है, ये तो 2 महीने पहले इनको नामजद कर दिया गया है। तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है कि जब एक चीफ जस्टिस को की मौजूदगी में दूसरे चीफ जस्टिस को नामजद कर दिया जाए, उसको नोटिफाई कर दिया जाए, तो इससे ज़ाहिर बात है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आता है जजेस के ऊपर भी, वकला के ऊपर भी और लिटिगेंट्स के ऊपर भी। क्योंकि देखें आज एतजाज़ एहसन साहब
जब वो निकले तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जो बात मीडिया टॉक की तो उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो मौक़िफ़ की हमायत की। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है आबिद जुबैरी, वो भी जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फ बर्दारी की तकरीर के बाद जो है वो उनके पास जस्टिस काजी फाइज ईसा के आगे पीछे जो है वो जो नज़रें बिछा रहे थे और उनके पास जाकर उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये ऐसा होता है, मैंने आपके ही प्रोग्राम में बोला था, एक होता है जांदा खान और एक होता है आंदा खान। तो आंदे खान के लिए जो है तमाम लोग नज़रें बिछा रहे होते हैं और जांदे खान से जो है ना वो तमाम लोग अपनी नज़रें जो है वो बचा रहे होते हैं और उससे जो है साइड पर जा रहे होते हैं। तो यही सूरत हाल बनी हुई है। देखिए हसन अयूब साहब, जिस वक्त 7 रुकनी बेंच अनाउंस हुआ, यानी इन 2 जजेस के रिक्यूज करने के बाद जो बाकी मानदा 7 रुकनी बेंच है उसने रिज्यूम किया इस समात को, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि अगर कोई भी और भी इस बेंच से अलहदा होना चाहता है तो वो बता सकता है, लेकिन कोई उस बेंच से अलहदा नहीं हुआ, बेंच अभी तक इंटैक्ट है। तो उससे तो लग रहा है ना कि जस्टिस काजी फाइजी साहब क्योंकि इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वो जो एक लाइक माइंडेड का तासुर था उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, और क्या आपको नजर आ रहा है कि और भी कोई ऐसा है जो इस बेंच से अलहदा हो सकता है या इस प्रेशर के अंदर आ सकता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि हो गए हैं और वो इनकमिंग चीफ जस्टिस भी हैं? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है इस वक्त जो सिचुएशन है वो बेंच से अलहदगी नहीं होगा, यानी जस्टिस जाहिया अफरीदी के हवाले से ये तासुर मौजूद होता है कि वो 184(3) के मुकदमात में या खुद नोटिस केसेस में जो है वो खुद को बेंच से अलग कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया। तो अब ये चीज़ बड़े वाज़ेह है कि यही बेंच जो है इसको सुनेगा। और देखें, ये जो एप्लीकेशंस आई हैं ये एप्लीकेशंस को मंजूर ही करना है इस बेंच ने, बिलखुसूस क्योंकि अक्सरियत चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पास मौजूद है, क्योंकि उन्होंने इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना था ईद के बाद, लेकिन क्योंकि जो है वो एक चेयरमैन पीटीआई के ने जाके मुलाकात की लतीफ़ खोसा साहब से जो कि वकील हैं एजाज हसन साहब के, और नेक्स्ट डे वो आकर मुलाकात करते हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से और उसके फौरी बाद जो है ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। तो ये पहले ही जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर इसमें सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। देखिए 1952 का आर्मी एक्ट लॉ ऑफ द लैंड है और उसके अंदर प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है कि अगर फौजी तंसीबात या सरकारी तंसीबात के ऊपर हमला होता है तो अल्टीमेटली उनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर किया जा सकता है। और फिर मैं हवाला दे रहा था कि जनरल बाजवा के दौर के अंदर भी 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल तो हुआ है और उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उस वक्त कोई ऐसी तनकीद नहीं हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन मुलाकातों का आप हवाला दे रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब की और फिर एतजाज एहसन साहब की, और फिर जिस तरह से जाके वो चीफ जस्टिस के पास जिस चैम्बर में मुलाकात करते हैं, वो किसी आम वकील को ऐसा हक नहीं है कि अपना मुकदमा लगवाने के लिए वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस के पास चला जाए। तो ये मुलाकातें भी इस सारे प्रोसेस को मशकूक तो करती हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इस केस का फैसला क्या आएगा वो नविश्ता दीवार है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे ये है कि अगर इसी तरह से होता है, बेंच की कॉम्पोजिशन को देख के वैसा ही फैसला आता है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो आज से पहले तो अदलिया और एग्जीक्यूटिव आमने सामने थे, क्या अब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट भी आमने सामने होंगे? सर, इससे ज़्यादा आमने सामने क्या होंगे? रेहान साहब, आप मुझे बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी हम ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली एप्लीकेशंस हैं इनको हमने ईद से बाद सुनना है, फिर चेयरमैन पीटीआई जाते हैं लतीफ़ खोसा साहब के पास, वहाँ मुलाकात करके और वो दोनों एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा साहब आगे मिलते हैं चीफ जस्टिस को, तो फिर एक दिन के वक्फे के बाद अगले रोज़ जो है वो एप्लीकेशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? सीधा पैगाम दिया है जो चेयरमैन पीटीआई ने, वही पैगाम आगे उन्होंने पहुंचाया, क्योंकि आजकल ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, तो वही पैगाम उन्होंने पहुंचाया आकर चीफ जस्टिस को, उन्होंने केसेस टेकअप कर लिए। अब उसमें क्या, अच्छा आज क्वेश्चन ये है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को बिठाकर अदालत में अपने साथ आज किसको क्या पैगाम दिया उन्होंने? खामोश पैगाम। जस्टिस अतर मिनल्ला मौजूद हैं, बाकी जजेस मौजूद हैं, अपने 3 जो ये लाइक माइंड जजेस हैं, चौथे जस्टिस अतर जस्टिस मज़ार को साथ बिठाना, बेंच को इस तरह के कॉन्स्टिट्यूट करना, तो देखिए ये बड़े सवालिया निशान है, ये बड़े सवालात हैं जो उठ रहे हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। देखिए चीफ जस्टिस मत भूलें कि वो रिटायरमेंट के बहुत करीब आ चुके हैं, सितंबर में उन्होंने रिटायर होना है। वो क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं? जब वो रिटायर होंगे तो लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि क्या ये वो चीफ जस्टिस थे जो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे, तो पहले ही मालूम होता है कि फैसला क्या होगा। अच्छा हसन अयूब साहब, एक और सादा सा सवाल मेरा ये है, क्या आपको ये तासुर दिखाई दे रहा है कि वैसे तो नोटिफिकेशन 17 सितंबर का है कि जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस होंगे, क्या 17 सितंबर से पहले भी यानी उमरता बंदियाल साहब पहले जो है वो चले जाएं और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो वक्त से पहले चीफ जस्टिस हो जाएं, क्या ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, भले वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, किसी सूरत भी दिखाई नहीं दे रहा। ना ये खुद स्टेप डाउन करेंगे और ना ही जो गवर्नमेंट है
वो को इनको डी नोटिफाई कर सकती है, क्योंकि डी नोटिफिकेशन के हवाले से जो अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो डी नोटिफाई करके चीफ जस्टिस को ओहदे से नहीं हटा सकते। ये बड़ी चीज़ वाज़ेह है। गो के जो उनका मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट अगर सपोजिटली है तो उसके लिए जो रेलिवेंट फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है जिस तरीके से चीफ जस्टिस को घर भेजा जा सके। आज जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 25 मिनट की ऑब्जर्वेशंस दी तो वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर तो थी, लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की गैर फालियत पर भी बात कर सकते थे। इस पर तो ईसा साहब ने बात नहीं की। देखिए, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक यूनिक फोरम है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसकी जो कार्रवाई है उसके चेयरमैन होते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी होते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। तो बाकी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं या जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ये तो मेंबरान हैं, तो इसका फोरम अलग है। लेकिन जिस तरह जुडिशल कमीशन है वो होते जजेस ही हैं, लेकिन वो उनका अलग एक अमल होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो दे सकते थे, जहां 25 मिनट की ऑब्जर्वेशन दी वहां ये एक ऑब्जर्वेशन भी, वो नुक्ता तो उठा सकते थे, ये मामला भी रख सकते थे। जी बिल्कुल उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं उठाया, अब ये सवाल का जवाब तो वही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कर दी है, जो उन्होंने बातें बयान कर दी हैं, वो देखें, एक चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो मेरा नोट होता है वो नोट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया जाता है और दूसरे दिन ही उस नोट को हटा दिया गया। तो ये देखें ना, यानी उन्होंने इखलाकी तौर के ऊपर आईना दिखा दिया कि देखें ये आपका कंडक्ट है, ये मैं आपका ब्रदर जज हूँ, मेरे साथ ये आपका सलूक रहा है, मुझे आपने जो है वो दीवार के साथ लगा के रखा, मुझे आपने जो है वो जो मेरे फैसलों को आपने रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया और जो कानून बना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है अपने रूल्स बनाए 184(3) के हवाले से और उसके बाद 184(3) के मुकदमात की समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो बहुत बाद में आया है, वो तो एक्ट बना ही बाद में है, जिसको आपने पहले ही जो है उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जबकि वो उस वक्त बिल की फॉर्म में था। बिल को आपने एक्ट बनने से पहले, नोटिफाई होने से पहले उस पर अमल दरामद रोक दी है। कोई ऐसी मिसाल को पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई पहले मौजूद है? ये नई नजीरें और नई तारीख रकम की है इन्होंने, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि दुनिया हैरान रह रही है कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक शख्स की सहूलतकारी, सिर्फ एक शख्स को जो है उसको आपने फायदा पहुंचाना है, उसकी हर एप्लीकेशन टेकअप करनी है। 25 मई के साफ जो है वो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जियां, लेकिन उसके खिलाफ जो है कोई तोड़ने ताले की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की आपने।